नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू रुद्याल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतने लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2 टर्म यानी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे और अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 टर्म तक प्रधानमंत्री थे, उनके पास फुल मेजॉरिटी की सरकार थी और अब वो मिली जुली सरकार चलाने जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयन भारत की डायरेक्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार अर्चना सिंह। और इसी से जुड़ा मेरा सबसे पहला सवाल यह है अर्चना कि क्या नरेंद्र मोदी को मुसीबतें आएंगी इस तरह की मिलीजुली सरकार चलाने में, क्योंकि उनके पास इस तरह की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। देखिए श्रेयस, क्या है, नरेंद्र मोदी को लेके हमेशा कोई ना कोई थ्योरी फ्लोट की जाती है। आपको याद होगा चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन अगर एनडीए आए, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी को तो एनडीए बिल्कुल प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा था कि बहुमत ना आए बीजेपी का तो बेहतर होगा, एनडीए आएगा और एनडीए में नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता होगी ही नहीं। लेकिन ये बात सिरे से खारिज हुई। एनडीए में स्वीकार है और एनडीए के प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि पिछले 2 बार भी एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन बीजेपी फुल मेजॉरिटी में थी अपने आप में। इस बार फर्क यह है कि बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो इतने विरोधों के बावजूद, जिनके लिए सारे जिसे कहते हैं ना विपरीत परिस्थितियां, चाहे वो मुख्यमंत्री हो तब से लेके आप 10 साल के उनके प्रधानमंत्री का काल देखिए, विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से देश को आगे ले जाना है, किस तरह से कड़े फैसले लेने हैं, वो नरेंद्र मोदी ने हमेशा करके दिखाया है। अब एक नया शिगुफा चलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार किस तरह से चलाएंगे, क्योंकि उन्हें तो अनुभव नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने खुद इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था ये लोगों को लग रहा है ये लोग नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन मैं पहले भी गठबंधन की सरकार चला रहा था और बात सही है। हाँ, जब आपके पास फुल मेजॉरिटी होती है तो आप फैसले अपने आप ले सकते हो, आप गठबंधन दलों पर निर्भर नहीं होते। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के किसी भी फैसले में एनडीए के किसी घटक ने कभी भी किसी तरह की कोई आनाकानी की? क्या कभी भी असहमति दिखाई? हाँ, किसान आंदोलन के समय में जो अकाली दल था वो बीजेपी से अलग हो गया था, लेकिन कब हुआ? जब जब तीनों किसान कानून पास किए गए, जब वो बिल पास हुआ संसद में, तो वो अकाली दल साथ में था। लेकिन जब किसानों ने विरोध करना शुरू करा और लगा उनको कि हमारे वोट का नुकसान होगा पंजाब में, तब वो अलग हुए। लेकिन उस फैसले में वो अलग नहीं थे, उस फैसले में साथ में शामिल थे। तो नरेंद्र मोदी ने एनडीए की सरकार चलाई है, कड़े से कड़े फैसले लिए हैं और कभी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सरकार भी नरेंद्र मोदी उतनी ही अच्छी तरह से चलाएंगे। और जो लोग, मैं सुन रही थी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी चला ही नहीं पाएंगे, नरेंद्र मोदी 1 साल में सरकार गिर जाएगी क्योंकि ये सरकार नायडू और नीतीश पर निर्भर है। यकीन मानिए ये सरकार 5 साल चलेगी, मजबूती से चलेगी और नरेंद्र मोदी की स्टाइल में ही चलेगी। मजबूती से चलेगी। हाँ, पीएम मोदी बहुत बड़े नेता है, मजबूत नेता है, पर मुसीबत यहां यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अभी हमने देखा कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन वो टांग खिंचाई में भी बहुत आगे रहते हैं। और खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में रेलवे विभाग मांग लिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसने क्या मंत्रिमंडल मांगा है ये तो नरेंद्र मोदी ने कल ही, जब संसदीय दल की बैठक हो रही थी, जब एनडीए के सारे नेता मौजूद थे, उस समय पे उन्होंने कहा था कि ये जो खबरें चल रही सिर्फ अटकलें हैं। उन्होंने कहा था ये भी हो सकता है कि किसी को फोन आ जाए कि आपको मंत्री पद की शपथ के लिए आना है, तो जब तक आपके सोर्सेस कंफर्म ना हो तब तक आप इस बात पे यकीन नहीं करिएगा। तो ये सब खबरें एक तरह से चलाई जा रही हैं, इन खबरों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के कामकाज को समझता है वो ये जानता है कि कोई भी खबर नरेंद्र मोदी की आज तक लीक नहीं हुई है। मुझे एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो नाम चले हो और वो नाम फाइनल हुआ। आज तक कभी हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो नाम मीडिया में चलाए जाते हैं वो तो कभी नहीं बनते हैं। नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसी को पता नहीं होता। दरअसल मीडिया की आदत है कांग्रेस के समय की सरकारों की,
जब नाम लीक कर दिए जाते थे, नाम बता दिए जाते, तो ये अटकलें कि नीतीश कुमार ने क्या मांगा है, क्या उनको चाहिए, सब अटकलें हैं। सिर्फ नीतीश कुमार के पैर छूने वाली बात, कभी कभी हम देखते हैं कि उम्र में लगभग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बराबर ही हैं, कोई उम्र का कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप हमारे यहाँ भी ओहदे का सम्मान होता है। कभी कभी रिश्तों में हम देखते हैं, हमारे सनातन में, हिंदुओं में, कि हम उम्र में छोटे होते हैं, लेकिन अगर रिश्ता बड़ा है तो बड़ा हमसे हमारा पैर छूता है ना? तो ये कल्चर है, ये हम हिंदू उसको अब इसको टांग खिंचाई भी कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के संग अगर ये बात कही जा रही है तो कोई अप्रत्याशित भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने जब एनडीए की जब बैठक हो रही थी, सारे नेता मौजूद थे, उस समय जो कुछ कहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी भाषा थी, वो ये दिखा रही थी कि नीतीश कुमार अभी जल्दी तो कहीं नहीं जाने वाले, वो साथ में ही रहने वाले हैं, क्योंकि एक वजह और है इसकी। नीतीश कुमार को सिर्फ एक चीज चाहिए, 2025 में मुख्यमंत्री पद का दावेदार उन्हें बनाया जाए। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको सलामत रहे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं, वो हर चीज में और वो कह भी चुके हैं कि हम लोगों ने कोई बार्गेनिंग नहीं की, कोई बात नहीं की, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, हर दल अपनी बात रखता है, वो सब है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अगर जो उसका ओरिजिनल है वो कितना चेंज होगा, मैं जो हूं, आप जो हूं, हम थोड़ा सा झुकते हैं, थोड़ा लचीले होते हैं, लेकिन एकदम नहीं बदल जाएंगे, तो वो संभव नहीं है कि कोई मैनिपुलेट कर सके। नीतीश कुमार साथ भी रहेंगे और नीतीश कुमार ज्यादा डिमांड भी नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अभी दूसरे दल से वापस आए दूसरी तरफ से, तो उनको पता है वह किस तरह के दबाव में काम करना पड़ता है। लेकिन जो ये मिली जुली सरकार की बात है, क्या ऐसा है कि नीतीश कुमार के पास जितनी सीटें हैं उनमें वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि किंग बन गया, अब काहे का मेकर, अब कोई मेकर नहीं, जो किंग बनना था लेकिन वो बन नीतीश चुका कुमार है। अगर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं तो क्या कुर्सी डगमगा नीतीश जाएगी? कुमार अगर 12 सीटें हाँ, खींच लेते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा? 293 है, 12 पीछे जाएंगे तो 182 तो फिर भी बचेंगे, लेकिन फिर 282 तो भी वहीं से बचेंगे। तो ये बात आती है कि तब तो इस बार नीतीश कुमार कोई दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने पैर नहीं, पीछे नीतीश कुमार वैसे भी, नीतीश कुमार बहुत पुराने अलाई हैं। नीतीश कुमार ने बहुत समय से साथ में काम किया है बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम किया है, तो उन्हें गठबंधन धर्म में क्या लिमिटेशंस होती हैं, किस हद तक आप सामने वाले को झुका सकते हो, किस हद तक आप डिमांड कर सकते हो, और वो बिहार में भी उनकी सरकारें सारी गठबंधन की सरकार चली है, तो वो नीतीश कुमार को पता है। बिल्कुल। तो अर्चना जी, जैसे हम बात करते खबरों की, तो बोला जा रहा है कि एनडीए और बीजेपी की ना विचारधारा थोड़ी मिलती नहीं है, मतलब थोड़ी अलग है। तो आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी जो यूसीसी पर रुख था बीजेपी का, वो अब दोबारा वैसे ही रहेगा, या फिर क्योंकि जेडीयू कह चुका है कि उनका जो यूसीसी को लेकर रुख था पहले से वो वही रहेगा, और जो अग्निवीर योजना चलाई गई थी उसकी भी वो समीक्षा करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अभी बीजेपी थोड़ा सोच समझकर फैसला लेगी उसमें? देखिए, अमित शाह ने जब इस बात को कहा था कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, ये 2024 के चुनावों से पहले 6-8 महीने पहले उन्होंने बात कही थी, तो उन्होंने कहा था, लेकिन हम इसका स्वरूप तय कर रहे हैं कि राज्य पहले, जैसे उत्तराखंड में लागू हो चुका, मध्य प्रदेश में इस पर काम चल रहा है, गुजरात में इस पर काम चल रहा है, क्योंकि चुनावी वादा था गुजरात विधानसभा चुनाव में कि यूसीसी हम लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा तरीके में परिवर्तन हो सकता है, राज्य पहले लेकर आए, उसके बाद केंद्र उसकी जब लगे कि ज्यादातर राज्य इस बात के लिए राजी हैं, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य, जाहिर सी बात है वही लेके आएंगे, उसके बाद इसको लागू किया जाए। एनडीए में सिर्फ अगर आपको लगता है कि जो नए दल आए, क्योंकि पुराने दलों को तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात कर रही हैं तो इनको ज्यादा दिक्कत होगी, ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कही है जब एनडीए के नेताओं की बैठक हो रही थी पुरानी संसद भवन में, उस समय जिस तरह का नरेंद्र मोदी के लिए सपोर्ट दिखाया गया, जो चीजें कही गई, उसके बाद लगता नहीं कि बहुत दिक्कतें, हाँ हो सकता है कि अगर इस मुद्दे पर, और लेकिन जेडीयू ने ये नहीं कहा है कि वो इसके लिए राजी नहीं, उसने कहा है कि इसके लिए हमें लोगों को एकमत करना होगा, हमें बातचीत करनी होगी। तो बातचीत का तो दौर चल रहा है, कानून मंत्रालय ने कब से उसको डाला वेबसाइट पे, लोग अपने विचार दिए, लोगों ने अपने बताया कि वो क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, किस तरह की चीजें होना चाहिए, तो वो सारा कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत बड़ी कोई चुनौती आने वाली है नरेंद्र। अच्छा अर्चना, जैसे बात हो रही है यहाँ पे राज्यों की, नीतीश कुमार तो चंद्रबाबू नायडू, बहुत लंबे समय से ये दोनों ही नेता अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, आप जानते ही होंगे। तो बात वही आती है ना कि अगर अब इनके पास मौका है, क्योंकि अब ये मिली जुली सरकार है, अब ये दोनों मिलकर के हो सकता है ये पैर डगमगा दें, तो क्या ये दबाव बनाएंगे विशेष राज्य का दर्जा? बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही है, तो इस पे क्या रुख होगा? देखिए, कुछ समय पहले भी साथ में थे नीतीश कुमार,
तब भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज मिल सकता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी ये बात जानते हैं कि जो नियम हैं उनके अंतर्गत फिट नहीं बैठते हैं ये राज्य, किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी उसमें कानूनी अड़चन है, इसीलिए विशेष पैकेज की मांग करेंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे लगता नहीं केंद्र को उसको देने में, नरेंद्र मोदी को उसको करने में कोई दिक्कत होगी, वो चीजें होंगी, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर ऐसा नहीं होगा कि स्टिक हो जाए कि विशेष राज्य, विशेष पैकेज। और वो भी जो मिल रहा है आंध्र प्रदेश का बहुत जो पैसा है, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था तो काफी अमाउंट है जो अभी तक केंद्र से नहीं मिला है, वो अटका हुआ है, वो मिलेगा, बड़ा अमाउंट है, वो किश्तों में हो सकता है मिले और उसमें थोड़ी तेजी आए, तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला, मुझे ऐसा नहीं। और हो सकता है कि अगर दर्जा मिल जाए तो विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाएगा कि देखिए इतने लंबे समय तक नहीं दिया गया। संभव नहीं है, क्योंकि एक नियम कायदे कानून होते हैं, उस कैटेगरी में फिट नहीं आता है बिहार और आंध्र प्रदेश, जिस वजह से इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है। हालांकि हम ग्राउंड रिपोर्ट में गए तब भी लोगों ने ये कहा कि नहीं, मोदी सरकार कभी भी हिंदुओं के लिए नहीं काम करती है। हार्डकोर हिंदू जो कहता है विपक्ष, मोदी सरकार वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम मुस्लिमों के लिए किया है वही काम उन्होंने हिंदुओं के लिए किया है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी 3.0 में अब जो काशी मथुरा का जो मुद्दा है वो उठेगा या फिर थोड़ा सहमा दिखाई देगा? देखिए, कोई भी सरकार इस देश में आए किसी एक विशेष धर्म के लिए काम नहीं कर सकती बिल्कुल। है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून ऐसा नहीं है, लेकिन राज्यों की सरकारें ऐसा करती रही हैं, प्रिविलेज देती रही हैं जो उनके वोटर्स रहे हैं। बिल्कुल। यादव होंगे तो यादवों को देंगे प्रिविलेज, कोई और है तो उनको देंगे, ऐसा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी पे कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन ये आरोप कभी नहीं लगा सकता कि उनकी किसी भी योजना में भेदभाव हुआ है। अगर घर हिंदुओं को मिला है और उस लिस्ट में सीक्वेंस में मुस्लिम आते हैं तो उनको भी मिलेगा। बिल्कुल। अगर रमेश को मिला है तो रहीम को भी मिला है, उसमें कोई फर्क कर ही नहीं सकता। और इसी बात से बहुत सारे हिंदू नाराज रहते हैं कि वो तो आपको वोट नहीं देते लेकिन फिर भी आप उनको सुविधाएं देते, क्योंकि सरकार ऐसा काम कर नहीं सकती और सरकार के काम करने का तरीका भी यही नहीं था। सिलेंडर अगर हिंदुओं को मिला है तो सिलेंडर मुसलमानों को भी मिला है। शौचालय अगर हिंदुओं के घर में बने तो शौचालय मुसलमानों के घर में भी बने, क्योंकि सरकार किसी एक तबके को अगर पीछे छोड़ेगी, सरकार के लिए मुश्किल भी है, तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। जो नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, पूरे देश को आगे बढ़ाना, विकसित बनाना, उसके लिए जरूरी है कि हर तबका ऊपर उठे। इसीलिए कोई भी सरकार हो, और नरेंद्र मोदी पर तो कोई आरोप, उनके घोर विरोधी भी ये बात मानते हैं कि उनकी योजनाएं जितने समान रूप से लागू हुई हैं वो कभी और देखने को नहीं मिला। अच्छा अर्चना, और काशी मथुरा का जिक्र हाँ मैंने किया था, बिल्कुल। देखिए, काशी कॉरिडोर ऑलरेडी बन रहा है, उसमें काम हो चुका है काफी हद तक, बाकी काम चल रहा है, लेकिन ये मुद्दे कभी भी बीजेपी के कोर मुद्दे नहीं रहे। आरएसएस ने भी कहा था कि राम मंदिर के बाद कि काशी मथुरा से हम खुद को अलग कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब जब राम जी आ गए हैं तो हमारे कृष्ण जी कैसे शांत रहेंगे, वो भी आए, तो ये सब होगा, बनेगा, क्योंकि मथुरा में कॉरिडोर का काम भी चल रहा है, वो सब कुछ होगा, लेकिन कानून के दायरे में और उस तरीके से, क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो ये उसी तरह से चलेगा। बीजेपी ना पहले इसको बड़ा एजेंडा बना के चल रही थी, लेकिन हाँ, जो डेवलपमेंट का काम होगा मथुरा में, जिस तरह से अयोध्या में हुआ, जिस तरह से काशी में हुआ, वो सब कुछ सरकार करेगी और वो काम चल भी रहा है। अच्छा, देश में दो मुद्दे हमेशा से ही ऊपर रहे हैं। पहला धर्म का मुद्दा, जो भले कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको मुद्दा बनाए ना बनाए, पर एक मुद्दा रहा है। दूसरा मुद्दा रहा है सुरक्षा का मुद्दा। जिस तरह से हमने देखा मोदी के जब वो फुल मेजॉरिटी की सरकार में थे, एक ताकतवर सरकार चल रही थी, तुरंत ही आतंकवादी हमले के बाद एयर स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। अब मिली जुली सरकार के बाद क्या इस तरीके के फैसले को लेना मुश्किल होगा या धड़ाधड़ उसी तरह से फैसले लिए जाएंगे? देखिए, अगर पाकिस्तान में कुछ भी किया ना तो फिर एक बार घुस के मारेंगे घर पे, बिल्कुल, इतना मानिए। नरेंद्र मोदी जब तक है ना, अगर पाकिस्तान ने ये हिमाकत की, एनडीए की सरकार है, बीजेपी के पास 240 हैं, 243 हैं, 303 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की सुरक्षा पहले, जिस दिन की ना, घर में घुस के मारेंगे, और ये अश्योरेंस है, जब तक किसी से डरते नहीं है। बातचीत बंद कर दी, पहले पर मौका दिया कि आइए हम बात करते हैं, चले गए। तब लोग कहते हैं कि लीजिए, नवाज शरीफ के घर में शादी हुई, चले गए, उनके बर्थडे में चले गए, नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही चले गए पूरा। क्योंकि हम पहले क्या करते हैं ना कि भाई ठीक है, अब बातचीत से मान जाइए, लेकिन अगर नहीं मानेंगे ना तो उंगली टेढ़ी करनी आती है। नरेंद्र मोदी के होते हुए मुझे नहीं लगता पाकिस्तान हिम्मत करेगा, और करेगा तो वापस से वैसे ही भुगतेगा, चाहे बीजेपी 303 हो, 273 हो या 240। लेकिन ग्लोबल लेवल पर
पूरे विश्व को ये बात पता थी कि मोदी का अब हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत बड़ा मैजिक चलता है, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन अब जब दुनिया ये देख रही है कि सीटें कम हुई हैं, तो क्या ग्लोबल लेवल पर भी ये फैक्टर काम करेगा? लोग ये सोचेंगे विश्व स्तर पर कि अब मैजिक थोड़ा कम होना शुरू हुआ है? नरेंद्र मोदी ने अभी अपने शपथ ग्रहण समारोह में जो देश हैं एशिया के,